उठाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को ही था। वो जानता था कि जिस दिन इनके पास परमाणु हथियार आ जाएगा या इनके प्रॉक्सीज के पास कुछ हथियार आ जाएंगे, वो सीधा इसराइल पर अटैक करेंगे। और इसराइल कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नब्ज कहीं ना कहीं दबाए हुए है, ट्रम्प साहब को अपने एक उसमें अपने अंडर किया हुआ है, उनकी बातें मान रहे हैं। शायद इसराइल ने पूरा गेम को बैक डोर पे कहीं ना कहीं संभाला है। ये बिल्कुल मैं आपसे इस पॉइंट पे सहमत हूं, क्योंकि देखिए, डेथ टू इजराइल हम्म। एक जगह नहीं, कम से कम दसियों जगह ऐसे खुमैनी जो जिन जो मारे गए इस वॉर में, उन्होंने कई जगह ऐसे स्टेटमेंट दिए, और उनके देश का नारा था कि इसराइल को खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसराइल नहीं, इसराइल भी ईरान के लिए ऐसे ही नारे लगाते हैं, इसराइल के लोग भी। तो डेथ टू इसराइल जब किसी देश का ही एजेंडा बन जाए, और उस देश के पास ऐसे अगर खतरनाक हथियार आ जाएंगे, तो वो देश को आत्म सुरक्षा, सेल्फ जो सिक्योरिटी है, उसकी उसकी तो भूमिका निभानी होगी, पहली चीज। और इस वॉर के पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो इसराइल की है। और इसराइल ने ये बार बार कन्विंस किया अमेरिका को कि ईरान के पास वो सारे न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ईरान के पास वो न्यूक्लियर वेपन है जिससे खतरा हो सकता है। अब आप बताइए कि इस जो डर था अमेरिका को या इसराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज में, कि अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट है या अमेरिकन जो सेंटर्स हैं उस पर अटैक हो सकते हैं, वो सारे डर सही साबित हो रहे हैं, पहला। हो रहे हैं बिल्कुल। दूसरा, पहला साबित हुआ। दूसरा, जो डर था कंट्रीज का कि ईरान के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हो सकते हैं। दिखा कि ईरान सिर्फ ड्रोन से नहीं, ईरान डियागो गार्सिया तक अटैक कर सकता है। तो ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमें ईरान से नहीं है, ईरान जैसे मुल्क से समस्या नहीं है, समस्या वहां के राजनीतिक संरचना से है। जो राजनीतिक संरचना इस तरह के प्रॉक्सीज, जो हौती हमास और हिजबुल्लाह है, उनको मदद कर रही है, उससे समस्या है। वो अगर शासन में बैठे लोगों के साथ इतने नजदीकियां रखेंगे, तो इस तरह के हथियार कभी भी वैसे हाथों में जा सकते हैं जो इररेस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, और कहीं भी लोग मारे जाएंगे। तो अब तो ये होगा कि या तो आप पहले ही न्यूट्रलाइज करिए ऐसे चीजों को, या तो आप वेट करिए कि कोई बड़ी कैटेस्ट्रॉफी हो तब हम एक्शन लेने जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, रादर देन द सेकंड ऑप्शन, मेरे हिसाब से। बेटर देन क्योर। You know why? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात जो आपने कही, इसराइल की बात, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यूस का बड़ा रोल है। और इस पे एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है जॉन मेयर साइमर और स्टीफन वॉल्ट ने। ये बुक आपके दर्शकों को पढ़नी चाहिए, इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी को कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि कैसे इजराइल लॉबी यूएस के मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है, कि किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ हमें ऐसे नियम रखने हैं जहां बड़े सख्त नियम हो। और इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट के उस रीजन का, वेस्ट एशियन रीजन का पार्ट है, और इजराइल की सिक्योरिटी यूएस के हाथ में है, तो वो हमेशा ये निर्धारित करते हैं कि जी जो पक्ष हमारे लिए खतरा बनेगा वो यूएस के लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल। इसलिए इसलिए आप देखिए कि जो ईरान अभी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, या डेथ टू इसराइल की बात कर रहा है, उसके ऊपर इसराइल और यूएस दोनों मिल करके अटैक कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के, यूरोप की फोर्सेस उनके साथ नहीं आ रही। नहीं आ रही है। बिल्कुल। अभिषेक जी, फक्त इजराइल लोग। आप जो बात कह रहे हैं कि इसराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, सब जानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से इसराइल अमेरिका में पॉलिसी को हैंडल करता है। आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध में इसराइल जिस तरीके से रोल कर रहा है, अमेरिका को कहीं ना कहीं डाउन किया हुआ है उन्होंने? जो वो चाह रहे हैं इसराइल उससे बात कराने, अपना मन की काम करवा रहा है उनसे वो, चाहे वो वॉर करने की बात हो या
कोई भी अटैक करने की बात हो, इसराइल अपर एज पे है कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में, अमेरिका के ऊपर। ये अमेरिका ने ये सोचा था कि आयतुल्लाह खमैनी को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे और ये वॉर खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा था कि ये सेकेंड वेनेजुएला बनेगा हमारा, कि राष्ट्रपति को हटाया और वेनेजुएला में हमारा सिस्टम काबिज हो गया। ऐसा हुआ नहीं, तो ये वॉर लंबी खिंच गई। राष्ट्रपति ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतनी लंबी जाएगी। तो इसलिए अब इस वॉर को जस्टिफाई करना, जो आपने कहा था, इस वॉर को जस्टिफाई करना स्पेशली अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के सामने, जो जुडिशरी है या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके सामने वॉर को जस्टिफाई करना तो रिपब्लिकन का ही काम है। वो तो राष्ट्रपति ट्रंप को ही करना होगा। वहां तो बेंजामिन बिल्कुल। नेतन्याहू जाकर स्पीच नहीं देंगे कि ये वॉर क्यों जरूरी था। तो अमेरिका ने, ये अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगा, हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वापस लौट आएंगे, और एक बड़ा जो चैलेंज है, आइडियोलॉजिकल चैलेंजर है, या इस तरह के जो चैलेंज यूएस के डोमिनेंस को दे रहा है उस रीजन में, बीट पेट्रोल और पेट्रो डॉलर और द लोकल करेंसी डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को हम एलिमिनेट करके हम भी अपने उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे और हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। लेकिन चूंकि सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ, इसराइल लगातार प्रेशर बनाए हुए है, या इसराइल लॉबी लगातार प्रेशर बनाए हुए है कि आपको ये वॉर को उसके अंतिम परिणति तक ले जानी ये होगी, जानी पड़ेगी। जो कि सऊदी और यूएई भी अब बोल रहे हैं। हम्म। इंपॉर्टेंट यह है कि अब सऊदी और यूएई भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने शेर को घायल छोड़ा बिल्कुल। तो ये कहां तक नुकसान पहुंचाएगा इस रीजन में, अब समझ नहीं सकते। अब बताइए, हॉर्मुज जो पिछले 1 महीने पहले तक वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट था, अब उस पर टोल टैक्स लग रहा है। तो बिल्कुल। इस पूरे वॉर में इस पूरे वॉर में थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, जो नैरेटिव है वो यूएस के अगेंस्ट है, लेकिन हमें थोड़ा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा कि हम्म, सिर्फ यूएस की जिम्मेदारी है ग्लोबल ऑडियंस को रिलीफ दिलाना, या ग्लोबल सिटीजन को रिलीफ दिलाने की जिम्मेदारी ईरान की भी होगी। बिल्कुल। ईरान क्यों हॉर्मुज को ब्लॉकेट किए हुए है, जब वहां से 20% टोटल ऑयल का 20% ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसकी भी वो कहने की इंश्योर करे मजबूरी कि है, हम। वो भी एक दबाव की पॉलिटिक्स खेल रहा है। उसको जानते हैं कि हॉर्मुज अगर बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी, और दूसरे देश कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर कि आप इस युद्ध को यहीं विराम कीजिए और उनकी बातें मान लीजिए। कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक टैक्टिक्स वो भी अपना रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स की। हॉर्मोज को हथियार बनाकर वो अब ग्लोबली अमेरिका को प्रेशर में डालना चाहता है, और यही कारण है कि हॉर्मोज को कब्जा लिया है, टोल टैक्स वसूल रहा है, और क्लियरली बोल दिया है उन्होंने कि अब हॉर्मोज नहीं खुलेगा। और आप, अगर किसी को भी ये गफलत है कि ट्रम्प किसी की बात सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके बिल्कुल। चिंतन बिल्कुल। के विषय में। राष्ट्रपति ट्रंप किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है, वो अपने मन की सुनते हैं। वो आज ही आपने जो शुरुआत में जिक्र किया उनके बयानों का, उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध हम इस युद्ध में सफल नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी वैंस की होगी। तो हम्म। वैंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि मेरा अप्रूवल रेटिंग कम हो रहा है, तो इसके लिए कैरोलिन जिम्मेदार है। तो बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप सुबह उठते हैं, किसी पे 25% टैरिफ लगा देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उठते हैं, कहीं पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को डील करना मुश्किल काम है। अगर ईरान को ये लगता है कि वो हॉर्मुज को ब्लॉक करके राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव बना देंगे और राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हट जाएंगे, निसंदेह हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर वाले मोड पे आए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सीज फायर करते हैं, बातचीत की टेबल पे आओ। लेकिन ये सिचुएशन अब और गंभीर होगी। या तो हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलवाना होगा, और उसके लिए पूरा जो विश्व है वो बात करे, ईरान से भी बात करे। मेरा ये भी कहना है, ईरान से भी बात करे। दूसरा, नहीं तो अमेरिका को फुल प्रेशर से अटैक करके इस सिचुएशन को सॉल्व करना हो, क्योंकि अब
जो 15 पॉइंट एजेंडा फ्रॉम यूएस एंड हम्म, 5 पॉइंट एजेंडा फ्रॉम ईरान, ये दोनों एजेंडा ऐसे हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं सिर्फ ईरान पर बहुत ताबड़तोड़ हमले होते हैं, बहुत बड़े हमले होते हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया भी अब उनके साथ खड़ा हुआ है। और जब रशिया अगर खड़ा होता है कि या रशिया की कोई इंस्टॉलेशन को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, या खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं रशिया भी इस फ्रंट में आ सकता है, चाइना भी साथ में आ सकता है। तो तब कहीं ना कहीं स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि फिर तो इस युद्ध को महायुद्ध कहना गलत नहीं होगा। देखिए, महायुद्ध होने के लिए दोनों पक्ष में बराबर बराबर लोग होने चाहिए। देखिए, रशिया और चाइना का ईरान के साथ खुलकर नहीं आने का ये भी पक्ष है कि यूरोप अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। हम्म। अगर रशिया अगर रशिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा, तो हम्म। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप अमेरिका के साथ खुल के खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल। इस खड़ा हो जाएगा, इसलिए रशिया और चाइना खुल के नहीं आएंगे ईरान के साथ। वो बैकडोर से जो सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट करेंगे। हम्म। कोई भी देश ईरान के साथ खुल करके आने से इसलिए डर रहा है कि सिर्फ ये वेपन वॉर नहीं है। 21st सेंचुरी में हम्म। हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे इतनी बढ़ गई है कि बिल्कुल। हमारी टेक टेक डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, हम्म। फिनेंशियल डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। वो डिसाइड कर देते हैं कि किस देश पे कितनी टैरिफ लगेगी, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या। कोई भी छोटा देश जो है, जो मेजर पावर है या मिडिल पावर है, वो यूएस के साथ अभी उस चुनौती वाले दौर में नहीं जाएगा, चुनौती देने वाले दौर में नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, रशिया और चाइना खुल के वॉर में नहीं आने वाले हैं। नहीं तो सच में यू, जो यूरोप अभी रिस्ट्रेन कर रहा है, रशिया के खुल के आते ही यूरोप यूएस के साथ खड़ा होके, ये खड़ा हो देन जाएगा। दिस इज द यूएस प्लस यूरोप वर्सेस ईरान प्लस रशिया आ जाएगा। और चाइना की तो मैं गारंटी लेता हूं कि चाइना किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो, और जो आप आम भाषा में समझिए, जो व्यापारी होता है वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे। हमने देखा है कि अमेरिका पिछले 6 महीने की अगर बात करें, तो अब भारत के खिलाफ उन्होंने कई सारे बयान दिए, टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, हमने ऑयल नहीं खरीदने दिया रशिया से। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस वॉर के चलते अमेरिका भी थोड़ा सा मेलोडाउन हुआ है भारत के प्रति रवैये में। उनके जो विदेश मंत्री हैं या उनके रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके बयान हमने देखे हैं फिर हालिया कुछ दिनों में। कहीं ना कहीं भारत को वो अब दोबारा से साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत इस युद्ध में अगर पीस टॉक कहीं होती है तो बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि अभी पाकिस्तान वो कर रहा है प्ले कर उस रोल को, लेकिन भारत की अहमियत को वो अब दोबारा से समझने लगे हैं, और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीजें और ठीक हो जाएं भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में। नहीं, निस्संदेह देखिए, बीच युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से हम्म। बात की। और राष्ट्रपति ट्रंप को पता है, भारत का स्ट्रेचर पता है और प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्रेचर पता है। तो अमेरिका भारत संबंध ठीक होंगे, पहली चीज बिल्कुल सहमत हूं। दूसरी चीज ये कि भारत को भी जो एक दिख रहा था चैलेंज लास्ट 6 मंथ में, जो टैरिफ का चैलेंज या ऑयल डाइवर्सिफिकेशन का चैलेंज, वो हम्म। भारत का भी चैलेंज रिजॉल्व होता जा रहा है। तीसरी चीज, जो भारत इसमें मीडिएटर बनेगा, ये हम्म। मुझे स्पष्ट लगता है कि ना, देखिए, ट्रम्प और ईरान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ऐसे हम्म। में मीडिएटर बनने से अपना नुकसान ज्यादा है। कल के दिन राष्ट्रपति ट्रम्प कह दें कि आप मीडिएटर थे इसलिए वॉर रिजॉल्व हम्म। नहीं हुआ। अब हम्म। वो सुबह उठे और उनके मन में कौन सी बात आ जाए, और उससे मीडिएटर बनने से नुकसान ज्यादा है। बेटर है कि भारत दोनों पक्षों से समान दूरी बना करके अपने 145 करोड़ लोग जो हैं, उनके उनके हित की हितों को रक्षा करें। सुरक्षित करे, बिल्कुल। उनके हित की रक्षा करे। वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। हम्म। क्योंकि अभी जो जरूरत है वो हमें गैस की, पेट्रोलियम की, हम्म। फूड की और फर्टिलाइजर की, ये बिल्कुल। सप्लाई चेन बनी रहे। हमें इस पे फोकस करना है। देखिए, भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि कोई 20-30 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल। 145 करोड़ की आबादी है। और ऐसे वॉर में, जो पिछले 4 साल से हम रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे थे, या हम्म। अब हम ईरान इजराइल और यूएस वॉर देख रहे हैं, तो ऐसे में
हमें बड़ा अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि हम इस युद्ध में हम क्रॉस फायर में घायल हो नहीं, जाए। वो अब हमारे भारत, युद्ध अमेरिका, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, वो हमारा युद्ध नहीं है। हाँ, उस युद्ध का प्रभाव हमारे ऊपर है। बिल्कुल उस प्रभाव के खिलाफ हमें लड़ना है, न कि उस युद्ध में जाकर के लड़ना है। बिल्कुल। शुक्रिया अभिषेक जी पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और जानकारी जो भी अब अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसका हाल इसी तरीके से होगा। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो जुड़ने के हमसे लिए। टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ट्रंप साहब यही बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर।